हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता क्रम या भाव के अनुसार हुआ है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य तथा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वानर, कपि, शाकमृग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखे। तो महेश का जो संधि विच्छेद बनेगा महा प्लस ईस, महेश। यहाँ पे जो है आ प्लस में बड़ी ई मिलके ए बन जाएगा, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द जो है शब्द समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। यानी कि नीलकंठ का जो आपको समास विग्रह करना है तो इसका समास विग्रह बनेगा नीला है जो कंठ, यानी कि भगवान शिव के लिए जो ये प्रयोग में आया है जिसको बोलते हैं नीलकंठ, यानी कि क्रमधारीय समास। यहाँ पे जो समास आएगा ये क्रमधारी आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि तारे गिनना, तो तारे गिनना का जो मुहावरा बनेगा, चिंता में जाकर रात काटना। और इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो जब से रेशमा के बच्चे विदेश गए हैं वह रात में तारे गिनती रहती है। नेक्स्ट है, बे उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे कोई और यहाँ पे कोई भी जो शब्द जोड़ना। जैसे बे का प्रयोग करते हुए यहाँ पे बेईमान, बेचैन और बेहोश। इसके अलावा आप जो है और भी शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यौगिक शब्द में प्रत्यय छाटिए। तो यौगिक में जो प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। तो यौगिक में जो है प्रत्यय आएगा यहाँ पे इक। नेक्स्ट देखिए, रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे इसका कंप्लीट जो है यहाँ पे आपको आंसर दिख जाएगा इसका। तो रूपक अलंकार, ठीक है। तो जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में का जो अंतर है समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। नेक्स्ट है, चौपाई छंद की परिभाषा बताते हुए उदाहरण लिखिए। तो इस चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चरण के अंत में जगण अथवा तगण नहीं होना चाहिए। अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु भी होने चाहिए। उदाहरण के लिए इही विधि राम सभी समुझावा, गुरु पद पदुम हर्षि सिर नावा। इसके अलावा जो है आप इसका उदाहरण और भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो निबंध जो है यहाँ पे कुछ जो है ये दिए गए हैं। कौन कौन से विषय दिए गए हैं, सदाचार का महत्व, दहेज प्रथा, दीपावली, विद्यार्थी और अनुशासन, पुस्तकालय, ज्ञान का स्रोत। तो इनमें से आप कोई भी जो है एक विषय के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। 300 वर्ड में आपको लिखना है, तो ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। आप अपनी लैंग्वेज में, भाषा में इसको लिख सकते हैं। वैसे अगर आप इसमें से लिखना चाहें तो आप कौन से पे जो है कि कौन से विषय के ऊपर निबंध लिखेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा जो है विषय आपके लिए अच्छा रहेगा निबंध लिखने के लिए। तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, दैनिक पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखो जिसमें अपने नगर की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की गई हो। यानी कि आपको जो है समाचार पत्र के अंदर जो है आपको पत्र लिखना है जिसमें आपका जो नगर है, जो शहर है, यानी कि जो भी गांव वगैरह है, कस्बा है, उसकी जो दुर्दशा है वो ख़राब है। तो उसके ऊपर चिंता का जो विषय है ये, तो उसके ऊपर आपको चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस, ठीक है। उसके नीचे विद पिन कोड, डेट भी मिलेगी आपको। उसके नीचे जो है सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक पत्र दिल्ली। आपके नगर की दुर्दशा का वर्णन, यानी कि आपका जो विषय यहाँ पे आपको लिखना है, किस विषय में आप जो है पत्र लिख रहे हैं। उसमें नीचे जो है पत्र से रिलेटेड आपको जो है कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने नगर की दुर्दशा के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ।
आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। मैं रोहिणी क्षेत्र में रहता हूं। हमारे यहाँ पर नगर की दुर्दशा बहुत खराब है। सभी रास्ते टूटे हुए हैं। नगर में सीवर की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण रास्ते में पानी भरा रहता है। नगर में कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। नगर में कोई कूड़ादान नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी नगर में घूम नहीं सकता। सुबह सुबह सैर करने में बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा और भी जो लाइन वगैरह है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे नगर की बुरी दुर्दशा के कारण बच्चे घरों में रहते हैं। वह बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नगर की दुर्दशा को ठीक करने की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे अपना बचपन खेल कूद से बिता सकें और बड़े लोग भी सैर कर सकें। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में कठोर कार्रवाई करें। धन्यवाद। भवदीय और आपका नाम। इसी के अलावा देखिए यहाँ पे एक और में दिया गया है कि मित्र की माता की आकस्मिक मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हुए पत्र लिखें। तो सबसे ऊपर यहाँ पे एड्रेस प्रिय राकेश, फिर नीचे यहाँ पे विषय दे सकते हैं आकस्मिक मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हुए पत्र। इसमें यहाँ पे देखिए अपनी तरफ से पॉइंट लिखने हैं आपको। यहाँ पे देखिए पॉइंट में बताया गया कि हम जो है तुम्हारी माताजी के अचानक देहांत की सूचना पाकर मैं बहुत अधिक शोकाकुल हो गया हूँ। गत सप्ताह ही तो मैं उनसे मिला था। वह बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी और आज जब मुझे रोहित ने बताया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। प्रिय दोस्त, ईश्वर की लीला भी कितनी विचित्र है। वह जो चाहे करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम मानव तो उसके हाथों की कठपुतलियां हैं जो इसके इशारे पे कुछ दिन नाचकर यहाँ से विदा लेते हैं। मैं जानता हूँ माताजी की मृत्यु के कारण तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम पर अब सारे घर का दायित्व आ पड़ा है। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हुए यानी कि रखें। ऐसी संकट की घड़ी में तुम्हें अपने पिताजी को भी ढांढस बंधानी है। अतः इस विपत्ति की घड़ी में जो है धैर्य और साहस से काम ले। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, या फिर ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और दिव्यंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तुम्हारे दुख में दुखी रवि कुमार, आपका जो है यहाँ पे नाम लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो किसके लिए प्रयुक्त किया है? ये विश्वामित्र के लिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि देव की जन्मभूमि कहाँ है? तो कवि देव की जन्म कब हुआ? यहाँ पे दिया गया है कि कवि देव का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ था 1673 ईस्वी में। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फागुन में गाए जाने वाले गीत हैं। तो इसमें देखिए होरी, कजरी, फाग सभी गाए जाते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, सभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो कि ये किसके लिए किया है? अंतर्मन के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसल में किसकी प्रधानता है? तो फसल में किसकी प्रधानता है? प्रकृति की। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरीनीपात शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? कमल का पत्ता। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरगम का अर्थ है। सरगम का अर्थ क्या होता है? स्वरबोध। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि नसीहत, किसी को एडवाइस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो परंपरागत रूप से बसंत का वर्णन करते हुए कवि प्रायः ऋतु परिवर्तन की शोभा का वर्णन करते हैं। रंग बिरंगे फूलों, चारों ओर फैली हरियाली, नायिकाओं के झोले, परंपरागत रंग आदि का कवि बखान करते हैं। वे नर नारियों के हृदय में उत्पन्न होने वाले प्रेम और काम भाव का वर्णन करते हैं। लेकिन इस कवित्व में देव कवि ने बसंत का बाल रूप में चित्रण किया है, जो कामदेव के बालक हैं। सारी प्रकृति उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती दिखाई गई है जैसा सामान्य जीवन में नवजात और छोटे बच्चों से व्यवहार किया जाता है। इसमें कवि की कल्पना शीतला और जो है सुकुमार भाव प्रवणता का परिचय मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांश का जो 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे देखिए लाइनें दी गई हैं। माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो सबसे पहले 6 प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक
क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान से ली गई है। इसके रचयिता श्री ऋतुराज हैं। कवि ने आधुनिक युग में समाज में आए परिवर्तनों के आधार पर विवाह के समय बेटी को माँ की ओर से शिक्षा दी है। उसे सचेत किया है कि आज के बदलते हुए समाज में कोरे आदर्शों की कमजोरी का कोई महत्व शेष नहीं बचा है। नेक्स्ट व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कवि के अनुसार माँ अपनी लड़की को कन्यादान के समय समझाते हुए कहती है कि पानी में जाकर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते न रहना, केवल अपनी सुंदरता और बनाव श्रृंगार की ओर ही ध्यान देना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी की गहराई के बारे में जान लेना आवश्यक है। जो पानी परछाई दिखाता है, सुंदरता के प्रति तुम्हें आकर्षित करता है, वह डूबोकर मृत्यु के कारण भी बन सकता है। उससे सावधान रहना। आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती है, वह जलने और जलकर मर जाने के लिए नहीं होती, इसलिए उसका शिकार न बनना। नारी जीवन को भरम में डालने वाले तरह तरह के वस्त्र और गहने हैं। ये शाब्दिक धोखे हैं जो स्त्री को जीवन में बांध देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए कहा कि तुम लड़की बनी रहना, पर कभी भी लड़की की तरह दिखाई न देना, सजग और सचेत रहना। समाज में व्यापक परिवर्तनों को भली भांति समझना यह संसार निर्मम है, इसलिए उसे भली भांति समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नसीहत यानी कि एडवाइस दी गई है। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है, प्रजा के सुख चैन का ध्यान करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जिनको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है। तो देशभक्ति की भावना जो है मन के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था। तो इनका जो व्यवसाय था ये था खेती बाड़ी। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। तो किस वर्ग का प्रतीक है, मामूली लोगों के वर्ग का। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, फादर बुल्के की जन्मभूमि है। तो फादर बुल्के की जन्मभूमि क्या है, बेल्जियम। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 भाई बहनों में लेखिका किस नंबर पे है। तो 5 भाई बहनों में जो लेखिका है 5वें नंबर पे है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई के में प्रयोग आने वाली रीढ़ किससे बनाई जाती है। तो ये किससे बनती है, नरकट घास से, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति परिणाम है। तो संस्कृति परिणाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभ्यता। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा से जुड़ा जीवधारी है। तो प्रज्ञा से जुड़ा जीवधारी है कौन, मानव। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है, बादों की वह अंधेरी अधरतिया, थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुर के ट्र बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। तो इसमें देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठ व रचनाकार के नाम लिखे। तो पाठ का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत, और रचनाकार है इसके यानी कि लेखक है रामकृष्ण बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में किस मौसम का वर्णन किया गया है। तो इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। बादलों की गरज और बिजली की तड़प में क्या सुनाई नहीं देता, तो कुछ भी नहीं सुनाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, यानी कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी और अब जो शिक्षा दी जाती है दोनों में क्या फ़र्क है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों की शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय हैं। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज किसी भी जाति के तथा किसी भी वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता है। पहले की शिक्षा में जहां जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज व्यावसायिक या व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त
हो ही गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन का परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं का प्रकाश डालिए। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। इसमें से और भी किसी का भी जो है जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद करने सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, लेखक व उसके साथी बारात का जुलूस किस प्रकार निकालते थे। तो देखिए माता का आंचल पाठ में लड़कों की मंडली बारात निकालती थी। वे कनस्तर को तंबूरा बनाकर बजाते, अमूल्य को घीसकर उसके बड़े मजे से शहनाई बजाते, टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बनाकर उसे कपड़े से ढक देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम के नाक पाठ में लेखक ने हिंदुस्तान की कैसी मानसिकता पर व्यंग्य किया है। तो पाठ के आधार पर लेखक ने समाज एवं देश की बदहाल स्थितियों पर करारा व्यंग्य किया है। इस पाठ में दर्शाया गया कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी सत्ता से जुड़े लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता के शिकार हैं। नाक मान सम्मान का जो है प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जबकि कटी हुई नाक अपमान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है। तो सिक्किम के जो अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है, चाय के बागान में काम करना। वह सड़क निर्माण के कार्यों में भी मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। वह आलू की खेती करते हैं, आलू द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं। वह धान की खेती भी करते हैं। तो उनका जो मेन व्यवसाय है वो क्या है, चाय के बागान में काम करना। नेक्स्ट है, दुलारी की कोई 2 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना, यानी कि विशेषताएं लिखिए। तो दुलारी जो एक प्रभावशाली गायिका है, उसकी आवाज़ में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद में तो सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में ना कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अकेले रहकर सम्मान से सर उठाकर जीना सीखा था। नेक्स्ट, राजू किसके पत्र को पढ़ रहा था। तो राजू जो है किसके पत्र को पढ़ रहा था, तो राजू जतिन के पिता बेलू गांधी के जो है उसके पत्र को पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि मानवता शब्द का अर्थ स्पष्ट करें, यानी कि मानवता का जो शब्द है इसका क्या अर्थ है ये बताना है। तो मानवता का अर्थ इंसानियत, दया, मनुष्य जाति का स्वभाव, मानव जाति, मानव स्वभाव, भला मानस का गुण, मनुष्यत्व होता है। जब हम पशु पक्षी और दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव दिखाते हैं तो उसे मानवता कहते हैं। ईश्वर ने मानव यानी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग कर्मसु कौशलम की व्याख्या करें। ठीक है, तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है, योग से ही कर्मों में कुशलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे उपदेश को यदि व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो वह अपने कर्म में कुशलता पा सकता है। इस श्लोक का उद्देश्य मानव को उनके काम के प्रति समर्पित भावना उत्पन्न करना है। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है, उसे ऐसी मानसिकता स्थिति में काम करना चाहिए जिससे काम अच्छे तरीके से हो और उसे फल की चिंता में पड़कर खुद का जो है व्यग्र नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में मालवीय जी द्वारा दिए गए योगदान का वर्णन करें। तो वे एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अस्पृश्यता को मिटाने का कार्य किया। भारत में स्काउटिंग कार्यक्रम के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया। उन्होंने हरिद्वार में हरि की पौड़ी में आरती की परंपरा शुरू की। उनके नाम पर अनेक स्थान हैं। संसद में केंद्रीय सभागार में उनका आदमकद चित्र लगाया हुआ है। उन्होंने कांग्रेस में अपनी एक खास जगह बना ली थी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। वे 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष क्रमशः वर्ष 1909, 1918, 1932 और 1933 में रहे। मालवीय जी ने कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच एक जोड़ी वाली कड़ी के रूप में कार्य करते हुए राजनीतिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और स्वतंत्रता संग्राम में पथ प्रदर्शक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा की किस प्रकार संपन्न हुई। तो 12 वर्ष की आयु में यानी कि उम्र में उन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंट्स में पहला स्थान हासिल किया। 16 वर्ष की आयु में वो इंग्लैंड गई। वहाँ पहले उन्होंने किंग कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। उसके बाद कैम्ब्रिज में ग्रीतान कॉलेज में शिक्षा हासिल की।
उनके पिता चाहते थे कि वे गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, पर उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी, जिसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाधर राव ने किसको अपना जो है दत्तक पुत्र बनाया, वह क्यों? गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई वासुदेव जो है न्यालकर के पुत्र आनंद राव के नाम के जो बच्चा है उनको गोद लिया, जिसे मरने से एक दिन पहले दामोदर राव नाम दिया गया। यानी कि आप जो है दामोदर राव नाम याद रखें। तो गंगाधर ने दामोदर राव को जो है दत्तक पुत्र बनाया। पहले उनका नाम क्या था? आनंद राव जो है उनका नाम था। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।